एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम एक न्यू कोड की सीरीज स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 10। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 1। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो यही बताया गया है कि इस कोड का नेम क्या है, वो आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ पर ये बोलता है कि ये एक्ट की कमेंसमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जब कहते नोटिफिकेशन निकाल करके जो डेट देती है ना, तब से ये एक्ट लागू होता है। एक बात और फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इस कोड में कई तरह की प्रोविजंस होंगी, तो जरूरी नहीं है कि सभी प्रोविजंस एक ही डेट पे लागू हो। मतलब कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस कोड की अलग अलग प्रोविजंस को अलग अलग डेट पर भी लागू कर सकती है। सेकंड पॉइंट क्लियर। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। फ्रेंड्स, ये पॉइंट अब इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ ये कहता है कि ये जो एक्ट है उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करता है कि ये एक्ट कहाँ अप्लाई होता है। फ्रेंड्स, ये जो कोड है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो कोड है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस पर अप्लाई नहीं होगा। हम अभी जो ये एक्ट पढ़ रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस पर अप्लाई नहीं होगा। इसके साथ साथ जो वॉरशिप्स होती है ना, फौजी जहाज, उनके ऊपर भी ये जो कोड है वो अप्लाई नहीं होगा। अब तो आपको लग रहा है कि ये पॉइंट बहुत सिंपल है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल पॉइंट भी है जो आपको याद रखना है। अभी हमने ये समझ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सेप्शनल पॉइंट ये है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस भी हो सकती है या फिर वो कोई स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, वहां पर कोई परमानेंट एम्प्लॉय है तो डैट में सब जानते हैं कि ये कोड फिर उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कोई, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है ऑफिस कोई या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन वहां पर जो एम्प्लॉय है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है, वो वहां का परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किसी द्वारा भेजा गया एम्प्लॉय है जो वहां पे काम कर रहा है, तो उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा। तो समझ पा रहे हो ना। एग्जाम्पल सुनिए इसकी। अगर मैं आपको बोलूं, आप लोग खुद ही सोचना कि इसका क्या ही आंसर होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि पिंकू क्लर्क है, चिंकू पियोन है, टिंकू ऑफिसर है और ये तीनों के तीनों ही डायरेक्ट XYZ कंपनी के क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो क्या इनके ऊपर ये कोड अप्लाई होगा? नो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ये जो कंपनीज है, ये जो ऑफिसेस हैं, उनके एम्प्लॉयज के ऊपर ये कोड अप्लाई नहीं होता। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए जो टिंकू है, टिंकू एक सिक्योरिटी गार्ड है, चिंकू एक ड्राइवर है, कंपनी वही है XYZ जो कि गवर्नमेंट की है। एक यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, एक यहाँ पर ड्राइवर है, एंड किसी प्राइवेट कंपनी ने या हो सकता है किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने इस कंपनी में इनको भेजा है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में या ड्राइवर के रूप में। तो मुझे बताइए क्या इनके ऊपर ये कोड अप्लाई होगा? यस। व्हाई? क्योंकि ये उस कंपनी के परमानेंटली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। तो इसका साफ साफ मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि कोई भी कंपनी अगर किसी भी गवर्नमेंट की है तो वहां के परमानेंट जो एम्प्लॉयज है उनके ऊपर कोड अप्लाई नहीं होगा। वहां पे एम्प्लॉयज काम तो कर रहे हैं बट वो किसी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा भेजे गए हो सकते हैं, वो परमानेंटली एम्प्लॉयज नहीं है गवर्नमेंट के। तब फिर बेशक वो गवर्नमेंट की कंपनी में ही क्यों ना काम कर रहे हो, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है तो इसीलिए उनके ऊपर ये कोड अप्लाई हो जाएगा।
आई होप इस पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सेक्शन 1 क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 3। फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक शॉप है, ये एक फैक्ट्री है, ऐसे ही ये एक कंपनी है। मतलब कोई भी पर्सन, कोई कंपनी, कोई शॉप, कोई फैक्ट्री, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट को अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे ही होगा, वो सारे पॉइंट्स ना अब हम ये सेक्शन नंबर 3 में समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो बात करता है, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने कोई न्यू शॉप स्टार्ट करनी है, आपने कोई भी न्यू कंपनी शुरू करनी है, फैक्ट्री शुरू करनी है यार, इसके लिए पहले मुझे बताइए क्या रजिस्ट्रेशन होगी? यस। तो पहला पॉइंट इसी के बारे में बात करता है कि जो रजिस्ट्रेशन है व्हेन, कब होनी है। यहाँ कहते हैं कि अगर आपने अपना कोई भी न्यू एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट करना है तब आपको 60, फ्रेंड्स कितने, 60 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। लेकिन कहाँ पर फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। किसके पास होगी? गवर्नमेंट के जो रजिस्ट्रार ऑफिसर्स होते हैं ना ऑनलाइन, वहां पर क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट याद रखना है कि ये रजिस्ट्रेशन 60 डेज के विद इन करवानी होती है। बट अगर सोचिए पिंकू चला अपनी फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन करवाने, उसे पता है कि 60 दिन का समय है, लेकिन अब कोई भी रीजन हो सकता है वो 60 डेज के विद इन रजिस्ट्रेशन करवा नहीं पाया। अब आपको क्या लगता है, क्या 60 दिन बीत जाने पर पिंकू अब रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? यस, बिल्कुल करवा सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर स्कूल की फीस लेट हो जाती थी, क्या स्कूल वाले फीस नहीं लेते थे? फीस तो लेते ही थे, बट साथ में लेट फीस देने का फाइन लगता था। बस ऐसे ही अगर पिंकू 60 दिन के विद इन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया ना, तो कोई बात नहीं, कहते रजिस्ट्रेशन तो 60 दिन के बाद भी हो जाएगी, फिर साथ में फाइन लगेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। मतलब समझ गए? अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ये कहता है अप्लाई कैसे करना है। यहाँ फ्रेंड्स पता क्या होगा, अब जो एम्प्लॉयर होता है अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भरेगा, उसमें सारी डिटेल्स देगा, वर्कर्स के सारी इंफॉर्मेशन देगा, जो इंटरस्टेट वर्कर्स होते हैं उनके सारे इंफॉर्मेशन देगा, एंड अदर जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी प्रोवाइड करेगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी। देखो गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन फॉर्म सारा मिल चुका है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, सर्टिफिकेट इशू करेगी, रजिस्ट्रेशन का क्या करेगी, सर्टिफिकेट देगी। ठीक, क्योंकि अब हमें भी तो सर्टिफिकेट मिलता है तभी तो पता चलता है हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई। ऐसे यहाँ पर भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो इस बात का प्रूफ रहेगा कि इनकी जो ये एस्टैब्लिशमेंट है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। ठीक, फोर्थ पॉइंट हम बात करता है, मान लीजिए पहले पिंकू की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो लखनऊ में थी, मान लो लखनऊ में थी। आपको पता है ना कि आपको क्या होता है, अपने एस्टैब्लिशमेंट का एक एड्रेस भी देना रहता है। मान लीजिए वो जो ऑफिशियल एड्रेस था ना पहले लखनऊ का था, अब वो चेंज हो गया, अब वो किसी और स्टेट का हो गया या किसी और सिटी का हो गया, या हो सकता है कि ऑनर चेंज हो गया या कुछ भी चेंज हुई हो सकती है। अगर कहते रजिस्ट्रेशन होने के बाद उस एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी चेंजेस आती है तो फिर यहाँ पर कहते अगर कोई चेंजेस आती है ना तो विद इन 30 डेज, 30 दिन के विद इन आपको बताना होता है कि ये चेंजेस हो गए हैं। किसको बताना होगा? वही जो रजिस्टर जिसने करा था उसे रजिस्टर ऑफिसर को बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसा हमने बोला है कि पिंकू के एस्टैब्लिशमेंट का एड्रेस चेंज हुआ है, तो अब वो न्यू एड्रेस 30 डेज के विद इन बताएगा। क्लियर? और फिर क्या होता है, इनका जो सर्टिफिकेट होता है रजिस्टर उसको भी अपडेट करके दे देगा। क्लियर? अब ना हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फ्रेंड्स मान के चलिए जो पिंकू है ना उसकी एस्टैब्लिशमेंट अगर बंद हो जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना जो कंपनीज कभी ओपन हुई थी अब वो बंद हो रही है, तो क्या होगा? ऐसे केस में कहते अगर पहले आपने जो रजिस्टर करवाई थी एस्टैब्लिशमेंट अब वो बंद होने जा रही है, तो अब आपको 30 डेज के विद इन बताना पड़ेगा कि हमारी ये जो एस्टैब्लिशमेंट है वो शट डाउन हो चुकी है, बंद हो चुकी है, हम इसको बंद कर चुके हैं। अब अगर वो एस्टैब्लिशमेंट बंद हो गई है तो ऐसे केस में देखो, अब इस पॉइंट में कंफ्यूज मत होना,
पिंकू की एस्टैब्लिशमेंट बंद हो रही है तो पिंकू 30 डेज के विद इन बताएगा कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट बंद हो रही है, एंड 60 डेज 60 दिन के विद इन वो सामने वाला ऑफिसर क्या करेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा, क्योंकि जब फैक्ट्री बंद हो गई तो अब रजिस्ट्रेशन क्या ही है, वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे मेरे सारे पॉइंट रिपीट करो। अगर आप एस्टैब्लिशमेंट बंद कर रहे हो तो आप कितने दिन के विद इन बताओगे, 30 डेज के विद इन। फिर वो ऑफिसर आपकी रजिस्ट्रेशन कंपनी की कितने दिन में बंद करेगा, मतलब कैंसिल करेगा, हाँ जी 60 डेज के विद इन। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। 6th पॉइंट बात करता है, अगर मान लीजिए पिंकू एक चुस्त चालाक पर्सन है, उसने रॉन्ग वे यूज करते हुए या तो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी या किसी गलत तरीके से उसने अपने एस्टैब्लिशमेंट को अगर रजिस्टर्ड करवाया है तो क्या होगा। यहाँ क्लोज ए बोलता है अगर तो पिंकू ने कोई छोटी मोटी ही रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे करके छोटी मोटी गलती करके उसने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो ऐसे वाले केस में नो डाउट गुना तो गुना है, छोटी मिस्टेक करके उसने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगी लेकिन पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, बी पॉइंट बी क्लोज बोलता है अगर पिंकू ने कोई बड़ा बिग फ्रॉड करके रजिस्ट्रेशन करवाई है तो पनिशमेंट तो ठीक है मिलेगी, साथ में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उसकी कैंसिल हो सकती है, लेकिन उससे पहले एम्प्लॉयर को प्रॉपर्ली सुना जाएगा, उसके बाद 60 डेज के विद इन ही ये डिसीजन आएगा कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें या ना करें। क्लियर। 7th पॉइंट यहाँ पे बोलता है अगर मान लीजिए पिंकू ने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा बट उसकी एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुई, मतलब कि पहला पॉइंट एक बंदे की एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर हो सकता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी, या फिर हो सकता है जब ऑफिसर ने उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करी तो एम्प्लॉयर ने अपील करा हो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट, अपील भी रिजेक्ट हो गई थी। इन शॉर्ट देसी भाषा में बोलूं तो एक एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड ही नहीं है, फिर भी आप अपनी कंपनी या एस्टैब्लिशमेंट को चला रहे हो तो वो इलीगल माना जाएगा। अगर कहते हैं आपकी एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुई, वो वाली एस्टैब्लिशमेंट की फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिन एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर ये कोड अप्लाई होता है। समझ गए? तो ये जितने भी पॉइंट्स हम समझ रहे हैं ना, ये वो वाले एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए है जिनके ऊपर ये कोड अप्लाई होता है। आपके एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये कोड अप्लाई होता है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है, हो सकता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी, हो सकता है रजिस्ट्रेशन हुई ही नहीं थी, आपने करवाई ही नहीं थी रजिस्ट्रेशन, हो सकता है आपने अपील करी हो वो भी रिजेक्ट हो गई हो, तो आप वर्कर्स को हायर नहीं कर सकते हो, आप फिर भी कहते चला रहे हो अपनी एस्टैब्लिशमेंट, वो इलीगल मानी जाएगी। क्लियर। अब 8th पॉइंट यहाँ पर ये बोलता है अगर पिंकू की एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी किसी और लॉ के अंडर एस्टैब्लिश्ड है तो ठीक है ना, फिर कहते दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की आपको जरूरत नहीं है, बस अपनी ऑल डिटेल्स गवर्नमेंट को बता दीजिए कि ऐसे ऐसे इस लॉ के अंडर हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो रजिस्टर्ड है। भाई देखो पिंकू की एस्टैब्लिशमेंट है, उसके ऊपर अब ये कोड अप्लाई हो रहा है, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी किसी और लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हो चुकी थी, ये कोड आने से पहले रजिस्टर्ड हो चुकी थी, तो ठीक है कहते हैं अब गवर्नमेंट को बता दीजिए कैसे ऐसे रजिस्टर्ड है, सारी डिटेल्स बता दीजिए, अब फिर से दोबारा से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत फिर नहीं होती है। आई होप आपको ये 8 पॉइंट्स क्लियर हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 4। फ्रेंड्स सेक्शन 4 कहता है अगर मान लीजिए हमने देखा कि सेक्शन 3 के तहत क्या होता है, पिंकू अपनी एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अप्लाई करता है। फ्रेंड्स अब सेक्शन 4 समझना, मान करके चलिए पिंकू ने जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा, रजिस्टरिंग ऑफिसर ने उसके वो एप्लीकेशन को मान लो रिजेक्ट कर दिया, समझ लिया, मान लो रिजेक्ट कर दिया, उसके एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर्ड ही नहीं करा, या फिर ऐसा हो सकता है कि पिंकू ने कोई फ्रॉड करा होगा या कुछ भी रीजन रहा होगा, उसकी जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी वो रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट की कैंसिल हो गई है, या फिर सेक्शन 3 के तहत कोई भी ऐसा ऑर्डर था जो एम्प्लॉयर को सही नहीं लगा है, तो ऐसे वाले केस में अब वो जो एम्प्लॉयर है ना कहते वो अपील कर सकता है। यहाँ पर अब कहते अपील जो है फ्रेंड्स वो 30 डेज के विद इन करनी होती है। अगर मान लीजिए ये 30 डेज पूरे हो गए तो फिर
अगर तो आपका रीजन जेन्युइन है कि ये कारण था, लाइक बीमार थे, कोई बीमारी थी, कोई सीरियस प्रॉब्लम थी, एक्सीडेंट हो गया था, मतलब इस तरह का कोई जेन्युइन रीजन था आपके पास कि दैट्स व्हाई हम 30 डेज के विद इन अपील नहीं कर पाए थे, हम 30 दिन बीत जाने के बाद अपील कर रहे हैं। अगर आपका रीजन जो है वो जेन्युइन लगता है तो फिर जो एपीलेट जो ऑफिसर होता है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, हम आपकी लेट अपील को भी स्वीकार करते हैं और हम आपका ये जो भी मुद्दा है इसको हैंडल करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एपीलेट ऑफिसर क्या करेगा, यहाँ वो एम्प्लॉयर को अच्छे से सुनेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, सब कुछ अपनी तसल्ली तसल्ली करने के बाद ही वो अपना फाइनल डिसीजन देगा। लेकिन एक और बात, अब ये जो एपीलेट ऑफिसर होता है ना, ऐसा नहीं है कि पिंकू ने अपील करी है और वो साल भर ऐसे ही बैठा है कि चलो दे देंगे डिसीजन, नहीं, यहाँ पर इसको 30 डेज के विद इन ही अपना फाइनल डिसीजन देना रहता है। क्लियर हो? ये सेक्शन सिंपल था। गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 5। फ्रेंड्स मान लीजिए एक तरफ पिंकू है और दूसरी तरफ चिंकू है। पिंकू क्या है, अपनी एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट करने वाला है, मतलब कि एक पर्सन अपना काम शुरू करने से पहले क्या करेगा, गवर्नमेंट को बताएगा। चिंकू क्या है, अपनी एस्टैब्लिशमेंट को बंद करने जा रहा है, तो मतलब कि अगर कोई बंदा अपने काम को बंद कर रहा है ना, तो बंद करने के बाद भी गवर्नमेंट को बताना जरूरी है। इसका मतलब यहाँ पर ये सेक्शन बताता है कि अगर कोई पर्सन अपने काम को शुरू करना चाहता है तो शुरू करने से पहले भी गवर्नमेंट को बताइए। अगर आप अपना काम बंद कर देते हैं तो बंद करने के बाद भी गवर्नमेंट को बताइए। तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, अगर कोई पर्सन फैक्ट्री शुरू करना चाह रहा है, माइन का काम करने जा रहा है या कंस्ट्रक्शन का काम करने शुरू कर रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करना शुरू कर रहा है, मतलब ये वाले काम शुरू करना है अभी, तो करने से पहले आपको गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस में क्या ही होगा, बताना पड़ेगा किस तरह का काम है, कब शुरू होने जा रहा है, कहाँ शुरू होने जा रहा है, कौन शुरू करने जा रहा है, कैसे शुरू होगा, कैसे काम होगा, सब कुछ आपको एक नोटिस में गवर्नमेंट को पहले बताना पड़ेगा। समझ गए? अब अगर मान लीजिए चिंकू है, वो अपना काम बंद कर दिया उसने, तो काम बंद करने के बाद उसे भी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा काम क्यों ही बंद कर दिया है। चलो हमने अपनी एस्टैब्लिशमेंट बंद तो कर दिया, अब उसमें काम करने वाले वर्कर्स का क्या हुआ है, क्या हमने उनका कोई पैसा तो नहीं मान लिया, जितने भी कोई अमाउंट किसी को ड्यू देने वाला पड़ा था वो सब चुकता किया है कि नहीं किया है, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। अब सबसेक्शन 2 बोलता है कि ये सब बताना कैसे है, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन आपको ये सब कुछ बताना है। बहुत सिंपल है ये सेक्शन, आई होप क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 6। फ्रेंड्स ये सेक्शन बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक एम्प्लॉयर की क्या ही जिम्मेदारियां होती हैं उसके बारे में बात करी गई है। ऐसा नहीं है कि आपके फैक्ट्रीज में, आपके एस्टैब्लिशमेंट्स में कहते हैं वर्कर्स काम करने आ रहे हैं तो ये नहीं कि हम इनको पैसा तो दे ही रहे हैं तो ठीक है ना, जैसे मर्जी काम करवाए, कोई ध्यान ही नहीं देना उनका, ऐसा नहीं भाई। उनके प्रति एम्प्लॉयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यहाँ एक हम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, एक थोड़ी स्पेशल की बात करेंगे। देखा जाए तो सब अपने आप में स्पेशल ड्यूटीज ही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैं, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक जिम्मेवारी ये होती है एक एम्प्लॉयर की, सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना। मुझे बताइए, आपके यहाँ फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस सेफ नहीं है, पर यार मशीनरीज को यहाँ प्रॉपरली फेंस नहीं किया हुआ, वायर्स ऐसे ही हैं, लटक मटक रही हैं, कब करंट पड़ जाए कुछ नहीं पता, किस मशीनरी में हाथ आ जाए कुछ नहीं कह सकते, टूटी फूटी चेयर्स पड़ी हैं, क्या है यार ये। तो इसीलिए कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना चाहिए। सेकंड पॉइंट बात करता है यहाँ पर सेफ्टी रूल्स जो है ना वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। सेफ्टी रूल्स जितने भी बनाए गए हैं वर्कर्स की सेफ्टी के रिगार्डिंग वो सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसा नहीं आपने रूल्स बनाए, नोटिस बोर्ड पे लगा के चिपका दिए, बस कोई ध्यान ही नहीं, अब नहीं, सेफ्टी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, दैट मींस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक। थर्ड पॉइंट बात करता है फ्री हेल्थ चेकअप की।
फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपने फैक्ट्री सेक्टर समझा हो तो आप जानते हो कि एम्प्लॉयज का भी टाइम टू टाइम ना एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होती है उनका मेडिकल चेकअप करवाने की, खास तौर पे वो वाले एम्प्लॉयज के जो एक डेंजरस जैसे गैस वाली केमिकल्स वाले एरियाज में काम करते हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उनकी मेडिकली उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अराइज हो रही। इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज का मेडिकल चेकअप करवाए। एक इंपॉर्टेंट बात, फ्री मेडिकल चेकअप, ये नहीं पिंकू मैंने तेरा मेडिकल चेकअप करवाया है चलो पैसा निकालो, ऐसा नहीं चलेगा। आप अपने एम्प्लॉय की यहाँ पर आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप उनसे इतने ऐसे खतरनाक काम करवा रहे हो तो उनकी सेहत का ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है, टाइम टू टाइम चेक करवाओ उनको, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हेल्दी एनवायरनमेंट। यहाँ पर कहते हैं अपने एम्प्लॉयज को हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक मुझे एक बात बताओ यार, अगर आप कहीं वर्कर हो, आपके रूम में बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रखी है, वेंटिलेशन का कोई प्रॉपरली ध्यान नहीं है, अगर गर्मी है तो कोई एसी के अरेंजमेंट नहीं है, आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर पाओगे? नो। तो हेल्दी एनवायरनमेंट चाहता है ना हर कोई बंदा, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ई पॉइंट बोलता है डेंजरस वेस्ट जो होते हैं ना, जैसे कंपनीज के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, कोई भी डेंजरस वेस्ट, केमिकल वेस्ट, ये सब कुछ डिस्पोज करने चाहिए। एक जो प्रॉपर एक तरीका है डिस्पोज करने का, सही मैनर में, ताकि एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और एम्प्लॉयज को भी कोई उससे नुकसान ना हो। सही तरीके से डिस्पोज करना ही वेस्ट को जरूरी होता है। ये नहीं कि अपनी कंपनी के केमिकल्स उठाए किसी नदी में ऐसे ही फेंक डाले, नहीं, ये नहीं ऐसे बस आग लगा के धुआं धुआं कर दिया, नहीं, तरीका होता है हर चीज को डिस्पोज करने का, तो वो सही मैनर में डिस्पोज करना भी एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो दैट उससे एनवायरनमेंट एंड वर्कर्स किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। क्लियर। नेक्स्ट बात करता है यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में। ये मतलब है फ्रेंड्स कि अगर मान लो पिंकू है, ठीक है, उसने ना जॉब ज्वाइन करनी है, तो जॉब ज्वाइन करने से पहले ना आपको उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को पिंकू को अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए पिंकू को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जॉब ज्वाइन करते वक्त, तो ठीक है, कहते फिर आपको बाद में देना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना ही पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करता है सेफ्टी गैजेट्स के बारे में। अब सेफ्टी गैजेट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे हेलमेट्स, ग्लव्स, मास्क, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें भी प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो पिंकू है वो एक ऐसे मशीनरी में काम करता है जहां पर ना उसके हाथ को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसको ग्लव्स दो ताकि उसको हाथों को नुकसान ना पहुंचे। या मान लीजिए जिनको एक ऐसे एरिया में काम करता है जहाँ पे वो आंखों के मतलब ऊपर डस्ट पड़ सकती है, आंख में जलन हो सकती है, तो उसको चश्मा सा दो, समझ गए। तो इस तरह से सेफ्टी गैजेट्स देना भी एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी होती है। एक और बात फ्रेंड्स, ये जो सेफ्टी गैजेट्स दिए जाते हैं ना, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। मतलब कि अगर मान लो मैं एम्प्लॉयर हूँ और पिंकू को मुझे ग्लव्स देने हैं या हेलमेट देना है, तो मुझसे ये नहीं बोल सकती है पिंकू चल हेलमेट का 200 निकाल। समझ गए फ्रेंड्स। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट अब बात करता है एवरीवन्स सेफ्टी। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं एक फैक्ट्री की मालिक हूँ या मान लो मैं एम्प्लॉयर हूँ, तो क्या मैं सिर्फ अपना और अपने वर्कर्स का ही ध्यान रखूंगी? कोई सप्लायर आ रहा है, कोई डीलर आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दूंगी? सबका ही ध्यान रखना है ना, सबका ही ध्यान रखना है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं वर्कर्स को एक प्रॉपर वेंटिलेशन वाले रूम में बिठा दूं, लेकिन जो अगर सप्लायर, डीलर्स या कोई और आ रहे हैं तो उनको मैं बोलूँ आप किसी भी टूटे फूटे हुए कमरे में बैठ जाओ? नहीं, सबका ध्यान रखना, सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है। क्लियर। ये कुछ बेसिक बातें थी, ऐसे कुछ और पॉइंट्स हैं। सेफ मशीन्स एंड सिस्टम। फ्रेंड्स फैक्ट्री सेक्टर में आपने ये बातें बहुत अच्छे से समझी है। एक मशीनरी है, क्या मुझे बताइए उसमें फेंसिंग होना जरूरी होता है? यस। मशीनरीज को टाइम टू टाइम देखना जरूरी होता है कि वो सही है या नहीं, सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, या जो भी आपने सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी मेजर्स अडॉप्ट करे थे वो सही से सारा सिस्टम चल रहा है या नहीं, ये ध्यान रखना किसकी जिम्मेवारी है? एम्प्लॉयर की। क्या आपको लगता है एम्प्लॉयर ने एक बार जब सारी सेटिंग कर दी तो बस उसके बाद देखने का ही नहीं है?
प्रॉपरली टाइम टू टाइम इन चीजों को देखना होता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है जो भी डेंजरस चीजें हैं उनको सेफ तरीके से स्टोर करके रखना, यूज करना सेफ तरीके से। अगर कोई केमिकल है, जरूरी है, मान लो कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट बनाते हो आप, उसमें मान लो कोई एक केमिकल का यूज होता है बट वो बहुत डेंजरस है और उस केमिकल को ऐसा है कि अगर किसी के हाथ पे गिर गया तो हाथ जल जाएगा, मान लो इस तरह का केमिकल है, बट उसको रखना भी जरूरी है क्योंकि वो आपको प्रोडक्ट बनाने के कहीं ना कहीं काम आता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कहते अब उस केमिकल को ऐसे ही ओपनली रख दो, नहीं। तो दैट मीन्स अगर वो एक डेंजरस केमिकल है तो उसको स्टोर अच्छे से करो, समझ गए? एंड अगर उस केमिकल को यूज करना है तो वर्कर को भी प्रॉपरली सेफ्टी पूरे गैजेट्स दो, उसके हाथों में ग्लव्स दो, प्रॉपरली उनकी आंखों में वो चश्मे से लगाओ ताकि उनकी आंखों को या चेहरे को मास्क लगाओ उनके, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह की कहते हैं जो डेंजरस चीजें होती है ना उनका यूज प्रॉपरली होना चाहिए, स्टोर प्रॉपरली करने चाहिए। अगर किसी डेंजरस चीज को ट्रांसपोर्ट भी करना है तो वो भी सही मैनर में प्रॉपर अच्छे से पैकेजिंग के साथ करना है। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है ट्रेनिंग के रिलेटेड। अगर मुझे एक बात बताइए, ये एक मशीनरी है, मुझे नहीं पता इस पे कैसे काम करना है, पर मैं काम करने के लिए आई हूँ, वर्कर हूँ, काम करना पड़ेगा, पता ही नहीं है। मान लो इधर कोई कुछ नहीं करने का होता, मुझे लगा ये कुछ बना हुआ है, कुछ करना होगा, उंगली फंसा दी, चोट लग गई, कौन जिम्मेवार है? एम्प्लॉयर। क्यों? क्योंकि मैं वर्कर थी, मुझे नहीं पता था, मुझे ट्रेनिंग देना किसकी जिम्मेवारी थी? एम्प्लॉयर की। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर की भी ये जिम्मेवारी होती है कि आपके यहाँ जितने भी मशीनरीज हैं या जो भी आपका काम है, आपके जो भी वर्कर्स हैं ना, उन्हें प्रॉपरली उसके रिलेटेड सुपरवाइज करो, प्रॉपरली ट्रेंड करो, सो डैट जब वर्कर उनके ऊपर काम कर रहे हो मशीनरीज के ऊपर तब उसको किसी भी तरह की इंजरी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं सेफ एंट्री एंड एग्जिट। मान लीजिए फ्रेंड्स, एंट्री गेट जो है ना उसका हालत खस्ता है, वर्कर आता है, गेट खोलता, ओ हो हाथ गया, ये क्या बात बनी यार? तो इस तरह की हालत में होनी चाहिए। एंट्री एंड एग्जिट भी एकदम सही होना चाहिए। एक और बात आप लोगों ने नोट करा होगा, इमरजेंसी बाहर जाने का जो गेट होते हैं वो होने चाहिए। क्यों? सो डेट अगर मान लो कभी फायर लग गई है या कुछ भी ऐसा सीन बन गया है, सो वो इमरजेंसी वाला जो एग्जिट गेट होता है ना, वर्कर फटाफट से वहां से भाग सके। तो इस तरह के भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए। वही लास्ट पॉइंट बात करता है वेलफेयर फैसिलिटीज के रिलेटेड, मतलब कि आपके एम्प्लॉयज के लिए ड्रिंकिंग वाटर, पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर वॉशरूम्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, रेस्ट एरिया होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सब चीजें भी तो चाहिए ना यार, पानी तो प्यास लगी, बंदे को पानी तो पीना है ना, तो ये सब भी होना चाहिए। ये थी कुछ जिम्मेवारियां एक एम्प्लॉयर की। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7। फ्रेंड्स सेक्शन 7 में ना अब माइंस के रिलेटेड बात होगी। पहले ओवरव्यू सुन लो, फिर हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो सेक्शन 7 में ना सबसे पहला पॉइंट बोलता है यहाँ पर ऑनर हो गए, एजेंट हो गए, मैनेजर्स हो गए, सबकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको माइन में सबको पैसे लगाने हैं, सेफ्टी अरेंजमेंट्स अरेंज करने हैं, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बना करके रखे हैं वो फॉलो करने हैं, सेफ्टी रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। ये यहाँ पर इन लोगों की जिम्मेवारी रहती है। यहाँ फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लीजिए एक बंदा है पिंकू, ठीक है, वो मशीनरी पे काम कर रहा था, तो अगर एक वर्कर ने सेफ्टी रूल तोड़ा है, मतलब किसी भी तरीके से अगर सेफ्टी रूल टूटा है ना, तो सिर्फ वर्कर को ही आप गलती से सामने रख दोगे, पिंकू की गलती थी इसने हेलमेट नहीं पहना। नहीं यार, सबके सब यहाँ जिम्मेवार माने जाएंगे, उस माइन का ऑनर भी, एजेंट भी, मैनेजर भी। सेक्शन 24 के तहत अगर कहते सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करके रखा था ना, तो वो भी, ये सब के सब ही गिल्टी माने जाएंगे। लेकिन ये बच सकते हैं अगर इनमें से कोई ये प्रूव कर दे कि ये जो भी सेफ्टी रूल टूटा है इसके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं थी या उसने तो प्रॉपर डायरेक्शंस दे रखी थी, मतलब वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में अगर सक्सेसफुल हो गया ना, फिर वो बच जाएगा, अदरवाइज सबके सब गिल्टी माने जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट पता क्या है? थर्ड पॉइंट में अगर मान लीजिए फ्रेंड्स मैं ऑनर हूँ माइन की, ठीक है, और मैंने ना पिंकू को मान लीजिए मैनेजर रखा हुआ था,
तो जब सेफ्टी रूल्स कुछ भी टूटे तो ऑनर को तो पूछेंगे ही। तो मैंने कहा अरे इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो भाई मैनेजर रख दिया था, उसने ध्यान रखना था, उससे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट समझे कि कोई भी ऑनर या कोई एजेंट ये नहीं बोल सकता हमने सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए मैनेजर को रख तो लिया था, हमने ये सेफ्टी ऑफिसर को रख तो लिया था, अब हम क्या करें, इनसे पूछो। ऐसा नहीं कर सकते भाई। ठीक है, वो तो गिल्टी है ही है, साथ ही साथ ऑनर भी गिल्टी है। वो खुद को ये कह के बचा नहीं सकता कि मैंने तो अपने अंडर फर्दर मैनेजर्स वगैरह को रख ही लिया था। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स, इनकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह की है। सबसे पहले इनसे मिलिए। ये पिंकू है, ऑनर ऑफ द माइन। तो ये पिंकू ऑनर है, ये जो चिंकू है ना ये एजेंट है, और ये टिंकू मैनेजर है, एंड ये जो मिंकू है ना सेक्शन 24, हाँ सेक्शन 24 के तहत जो स्पेशल सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है ना, ये वो है। समझ गए ये सब कौन है। अच्छा, अब ना मान लीजिए फ्रेंड्स, ये एक मशीन है, इसकी ना प्रॉपरली चेकिंग टाइम टू टाइम नहीं हुई, वर्कर्स को हेलमेट नहीं दिए गए, और पता है क्या हुआ, एक दिन ये मशीनरी ब्लास्ट हो गई एंड कुछ वर्कर्स इंजर्ड हो गए। अब क्या होगा, अब ये होगा, इन सब के ऊपर केस बनेगा। अब यहाँ ये जो पिंकू ऑनर है इसे बोलेंगे क्या भी मशीनरी पर उसकी सेफ्टी के लिए कोई पैसा नहीं लगाया तूने। एजेंट को पूछेंगे तुमने सिस्टम सही से फॉलो नहीं करवाया। मैनेजर को पूछेंगे आपने सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखा। वो स्पेशल सेफ्टी ऑफिसर को पूछेंगे काय का ऑफिसर है तू, तेरे से सही से कुछ सुपरवाइज नहीं हुआ, सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया। तो इन सब के ऊपर केस बनेगा। अब यहाँ पर हुआ पता है क्या, ये जो पिंकू ऑनर है ये कहता मुझे क्या बोल रहे हो आप, मैंने तो वर्कर्स के लिए ये एजेंट मैनेजर्स को रख दिया था, ये ऑफिसर पे अपॉइंट करवा दिया था, अब मेरी क्या गलती। तो पिंकू को बोला गया चुप कर बे, ऑनर है ना तू, तेरे को कुछ पता है, तेरे को कोई ध्यान नहीं है कि एजेंट क्या काम सही से कर रहे हैं या नहीं, मैनेजर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, बस इनको अपॉइंट करके तेरी ड्यूटी खत्म थी क्या। तो यहाँ पर ऑनर नहीं बचेगा, कोई नहीं, सबके सब ये गिल्टी माने जाएंगे। बट अगर मान लीजिए इन लोगों ने ये बात प्रूव कर दी कि मशीनरी टाइम टू टाइम उसकी चेकिंग हुई थी, वर्कर्स को प्रॉपरली हेलमेट्स दिए गए थे, सब सेफ्टी का ध्यान रखा गया था, फिर भी अनफॉर्चुनेटली ये एक्सीडेंट हुआ है, तो इस केस में फिर ये सब के सब क्या है, बच जाएंगे। अदरवाइज अगर ये लोग अपने आप को इनोसेंट नहीं प्रूव कर पाए तब ये सब के सब गिल्टी बने जाएंगे। आई होप ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 8। फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं मशीन को डिजाइन करते हैं, कुछ उसको बनाते हैं, कुछ लोग इंपोर्ट करते हैं, कुछ सप्लाई करने का काम करते हैं। सेक्शन 8 बोलता है आप कोई मशीनरी है, कोई टूल है, इक्विपमेंट है, केमिकल्स हैं, ये सब कुछ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, सबका सब इस तरीके से होना चाहिए कि उससे वर्कर्स की हेल्थ को, उनकी सेफ्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इन इक्विपमेंट्स को, इन केमिकल्स को बनाने वाले, इनको डिजाइन करने वाले, इनको सप्लाई करने वाले, इंपोर्ट करने वाले, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वर्कर्स की सेफ्टी का, उनकी हेल्थ का प्रॉपरली अच्छे से ध्यान रखें। मतलब वर्कर्स की सेफ्टी को ध्यान रख करके ही चीजों को बनाने का है, बेचने का है, डिजाइन करने का है। समझ गए। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बोलते हैं सेफ प्रोडक्ट। सेफ प्रोडक्ट फ्रेंड्स, कोई भी मशीनरी है, कोई भी टूल्स है, कोई भी इक्विपमेंट्स है, कोई भी केमिकल्स है, यूज तो इनको वर्कर्स ने करना है ना, तो क्या ये प्रोडक्ट सेफ होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि इनकी प्रॉपरली पहले टेस्टिंग करो। अगर कोई केमिकल है प्रॉपरली पहले टेस्ट करो सही है भी कि नहीं, मतलब इन सब प्रोडक्ट्स का सही से पहले कहते टेस्ट किया जाना चाहिए। प्रॉपर टेस्टिंग करो, उसके बाद ही इसको मार्केट में लाओ या उसके बाद ही इस प्रोडक्ट को बेचो। पहले प्रॉपरली उसका टेस्ट किया जाना चाहिए। समझ गए।
सी पॉइंट बोलता है यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी आर्टिकल है, उसकी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दो कि इसको कैसे यूज करना है, क्या तरीका है यूज करने का, इसको यूज करना किस चीज के लिए है। अब मान लीजिए कोई केमिकल है, अगर यही नहीं पता होगा कि उस केमिकल का यूज क्या है, तो क्या कोई उसका सही से इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं ना। तो वो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आर्टिकल है, उसकी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दीजिए, ये कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है इम्पोर्टेड, जो इम्पोर्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट्स, उनके लिए स्पेशल रूल की। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। अब हम लोग इंडियंस हैं, अगर मैं इंडिया से हूँ और मैं इस मार्कर्स को बाहर किसी कंट्री में बेच रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है? ये एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर मान लो मैं ऑस्ट्रेलिया से अपने देश में ये ले रही हूँ मार्कर, तो ये क्या हो रहा है? ये इम्पोर्ट हो रहा है। जब हम किसी और फॉरेन कंट्री से कोई सामान खरीद रहे हैं अपने देश के लिए, तो वो इम्पोर्ट माना जाता है। तो वही इम्पोर्ट के रिगार्डिंग ही यहाँ पे अब स्पेशल रूल्स बताए गए हैं। तो कहते हैं जो भी सब्सटेंस, जो भी आर्टिकल्स आप फॉरेन से इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, तो वहां पर ये सबसे पहले देखना है कि हमारे इंडिया में जो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, क्या वो उस इंडियन स्टैंडर्ड से मैच करता है। चलो ठीक है, अगर वो इंडियन स्टैंडर्ड का नहीं है, तो जिस भी कंट्री से मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उस फॉरेन स्टैंडर्ड से ये बेटर है कि नहीं। अगर इंडियन स्टैंडर्ड का नहीं है, वो फॉरेन स्टैंडर्ड का भी है, तो बेटर है कि नहीं। मतलब हमें स्टैंडर्ड देखना है, वो बेटर क्वालिटी का है या नहीं। मेन बात बोलूँ तो ये चीज भी चेक करनी है। ये नहीं कि अगर मान लीजिए आपको फॉरेन से कोई चीज सस्ती मिल रही है, तो सस्ते के चक्कर आप घटिया क्वालिटी की चीज उठा लो, ऐसा नहीं करने का। तो देसी भाषा में बोलूँ तो यही मतलब है कि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, अगर मान लीजिए सबसेक्शन 2 बोलता है, मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेफ्टी के रिलेटेड मतलब न्यू सेफ्टी रूल्स बनाए हैं ना कोई, तो सबको वो फॉलो करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट बोलता है रिसर्च करिए प्रॉपरली। मतलब कि अगर कोई भी न्यू मशीन बना रहे हैं, आप कोई न्यू केमिकल बना रहे हैं, पहले प्रॉपरली रिसर्च करिए। मान लीजिए ये कोई एक केमिकल है, मैं इसको बना रही हूँ, अब इसको रिसर्च करना मेरी जिम्मेवारी है कि मैं ऐसा क्या इस केमिकल को किस तरीके से बनाऊं कि अगर कोई इसको यूज करे तो रिस्क कम रहे, कि बाई चांस अगर किसी के हाथ पे पड़ता है तो हाथ तो उस हैंड को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंच जाए। अगर वर्कर्स इस केमिकल को यूज कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा बुरा असर ना पड़े। इस तरह की चीजों को रिसर्च करना जरूरी है। अगर कहते हैं कोई भी न्यू मशीनरी केमिकल्स वगैरह बना रही है, तो पहले प्रॉपर उसकी रिसर्च करिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है रिपीट टेस्टिंग की। अगर मान लीजिए ये कोई न्यू प्रोडक्ट बनाया है, ऑलरेडी ये टेस्टेड हुआ है, ऑलरेडी ये टेस्टेड प्रोडक्ट है, अब फिर दोबारा इसको टेस्ट करने की कोई बात नहीं बनती है। समझ गए। अगर मान लीजिए ये मैं प्रोडक्ट आपसे ले रही हूँ और ऑलरेडी टेस्टेड प्रोडक्ट आप मुझे दे रहे हो, तो दोबारा से इसकी रिपीट टेस्टिंग करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है, अब फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट है, कंपनी के हाथों में जितना कंट्रोल इस प्रोडक्ट के रिलेटेड है, उसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब तो कंपनी जिम्मेवार है। लेकिन इस प्रोडक्ट से अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है जो कंपनी के खुद के कंट्रोल में भी नहीं थी, तो कंपनी के आउट ऑफ कंट्रोल जाकर के अगर कुछ होता है, तो फिर उस टाइम पर कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। देसी लैंग्वेज में एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरे कंट्रोल में यही है कि अगर मार्कर से आप कुछ लिख रहे हो तो आपके हाथ साथ में ब्लैक ना हुए, हाथों पे कलर ना छूटे, इसका इतना मेरे कंट्रोल में। बताइए। हाँ जी। तो अगर मान लीजिए लिखते वक्त आपके हाथ साथ में काले पड़ रहे हैं, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगी, क्योंकि ये चीज मेरे कंट्रोल में थी, मुझे कंट्रोल में रखनी चाहिए थी कि ऐसा कुछ ना हो। राइट। अच्छा, अब मान लीजिए कुछ ऐसी ही हरकत हो गई जो मेरे भी कंट्रोल से बाहर की थी, तो फिर मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। क्लियर हुआ। अब अगर मान लो आप बोलो कि इस प्रोडक्ट के ऊपर हमारे घर में हमारी हल्दी का निशान लग गया जी, हल्दी गिर गई थी, तो मैं क्या करूं भाई, अब हल्दी लग गई तो
समझ गए? तो वो जो जब मेरे कंट्रोल में थोड़ी है तो वहां मैं जिम्मेवार नहीं होंगी। बात समझ पा रहे हो कि सिर्फ कंपनी उस प्रोडक्ट के उसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी जिसके लिए वो जो चीज कंट्रोल में थी। कुछ ऐसा हो रहा है जो कंपनी के कंट्रोल के लिए नहीं थी और आप कंपनी की गलती निकालो तो फिर वो गलती बेफालतू की निकलेगी क्योंकि कंपनी रिस्पॉन्सिबल मानी नहीं जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, कहते कि मशीन जो इंस्टॉल करते हैं जो बंदा, अगर मान लो ये एक स्मार्ट बोर्ड होता, अब स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल करने के लिए मान लो पिंकू आया होता, अब यहाँ पे पिंकू की भी जिम्मेवारी होनी थी कि इसको मैं इस तरह से इंस्टॉल करूँ कि जब मैं इसको ऑन करूँ तो एकदम से ये ब्लास्ट ना हो जाए, मुझे करंट ना पड़ जाए। समझ गए? तो मतलब कि अगर कोई बंदा मशीनरी इंस्टॉल करने आता है तो वो बंदा भी जिम्मेवार है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो कोई इक्विपमेंट कोई मशीनरी इंस्टॉल कर रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से करे, ध्यान रखे कि उससे बाद में किसी को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। बी पॉइंट बात करता है जो लोग केमिकल्स या सब्सटेंसेस को सप्लायर्स होते हैं ना, उनकी भी जिम्मेवारी होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक केमिकल है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ सप्लाई करने आई हूँ इस केमिकल को, मैं सप्लायर हूँ। अब मेरी क्या जिम्मेवारी होगी कि ये जो केमिकल है ये प्रॉपरली टेस्टिफाइड हो, टेस्ट किया हुआ हो, इसमें प्रॉपर मैंने पहले रिसर्च करी हो, इस तरीके से इसको बनाया हो, इस तरीके का ये केमिकल हो कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क ना हो इसको यूज करने का। तो ये जिम्मेवारियां होती हैं उन सप्लायर्स की कि वो आपको वही केमिकल्स एंड वही सब्सटेंसेस प्रोवाइड करे जिनकी पहले प्रॉपर रिसर्च हो रखी है, जो पहले प्रॉपरली टेस्ट हो चुके हैं। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट बात करता है केमिकल इंफॉर्मेशन की। अब अगर मान लीजिए हम कोई भी केमिकल दे रहे हैं या कुछ भी कोई भी, उसकी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना तो बनती है ना। अब ये केमिकल किस चीज यूज के लिए है, क्या इसका यूज है, क्या नहीं है, इसको कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, ये सब इंफॉर्मेशन भी तो देनी जरूरी है ना। अब अगर मैं देसी लैंग्वेज में एग्जांपल दूं, अब हमारी मदर भी तो हमको बताते हैं ना कि दूध में बेटा नींबू नहीं डाल सकते हैं, दूध फट जाएगा। अगर मुझे पता ही ना हो तो मतलब अगर किचन में भी हम काम करते हैं तो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, राइट? जैसे दूध दही के पास नहीं रखते हैं, अगर दही का छिट्टा पड़ गया तो दूध बेचारे का कल्याण हो जाएगा। इसी तरह से केमिकल्स के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। समझ गए कि किस केमिकल को कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट बात करता है अगर कंपनी ने प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे एंड वर्कर्स उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कंपनी जिम्मेवार नहीं है, फिर वर्कर जिम्मेवार है। जैसे मान लो देसी लैंग्वेज वाली एग्जांपल ही देती हूँ, मम्मा ने बोल दिया था कि बेटा ये दही और दूध को अलग अलग ही रखना, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी, फिर भी मैंने गलती करी तो मम्मा थोड़ी ना जिम्मेवार है क्योंकि उन्होंने तो पहले समझाया था। गलती किसकी मानी जाएगी? मेरी। ठीक इसी तरह से ही अगर कहते कंपनी ने प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस दे करके रखी थी, वर्कर्स उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं तो वर्कर्स जिम्मेवार माने जाएंगे, उस केस में कंपनी नहीं। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। यहाँ पर कहते आर्टिकल से मतलब है मशीन्स, प्लांट्स, टूल्स। क्लियर? सब्सटेंस से मतलब है केमिकल्स, गैस, लिक्विड, पाउडर्स, ये सब। फैक्ट्री सब्सटेंस का मतलब है वो सारे सब्सटेंसेस जो फैक्ट्री में यूज होते हैं। सो आई होप आपको सेक्शन 8 क्लियर हो गया। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 9। मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, जब आप लोग घर बनाना है, आपने मान लो अपने लिए घर बनाना है रहने के लिए, आप डिजाइन बनवाते हो पहले घर का, फिर आप इसमें मतलब जब आप घर के डिजाइन करवाते हो आप ऐसे तो नहीं बस 4 ईंटें लगाई चलो तो घर बन गया। प्रॉपर एक प्लानिंग होती है ना कि किचन किस तरफ होगी, बेडरूम्स कितने चाहिए, लिविंग रूम कैसे होगी, लॉबी का क्या ही होगा, सब ध्यान रखते हो ना। प्रॉपरली आप उस तरीके से प्लान करते हो ना कि हर एक को उसका एक रूम मिल जाए, एक प्रॉपर लिविंग एरिया हो जाए, एक बालकनी हो जाए, सब बातें ध्यान में रखते हैं। ठीक उसी तरह से ही सेक्शन नंबर 9 बोलता है कि अगर बिल्डिंग्स, कोई भी फैक्ट्री, ब्रिज, रोड्स, मतलब ये सब कंस्ट्रक्शन की चीजें अगर डिजाइन करने हैं ना तो डिजाइन करते वक्त सेफ्टी का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कहते एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो
तो वो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखेंगे। वो ध्यान रखेंगे डिजाइन करते वक्त कि इस तरीके से काम करना है कि जब हमारे वर्कर्स काम करेंगे वो सेफ रहेंगे। मतलब हम लोग जब प्लान बना रहे हैं ना एक पूरा, तो वो ध्यान रखेंगे कि अगर हम इस तरह से काम करते हैं यार तो हमारे वर्कर सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो उस तरीके से प्लान बनाएंगे जिससे वर्कर सेफ रहेंगे। वो प्लान बनाते वक्त देखेंगे मशीनरीज के क्या यूज होगा, मशीनरीज यहाँ पे सही से लग पाएंगी या नहीं लग पाएंगी, सेफली ऑपरेट हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। ऐसे ही सारा काम इजीली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही वो अपना प्लान डिजाइन करेंगे। ये नहीं एक ऐसे प्लान बना दिया या फिर कोई प्लान बनाया नहीं, ऐसे शुरू हो गए, पता लगे बाद में वर्कर्स को चोट लगने लग गई, पता चले मशीनरी ऑपरेट ही नहीं हो पा रही, मशीन नहीं वहां पे इंस्टॉल हो पा रही। ऐसे काम नहीं करने हैं, प्रॉपर प्लानिंग। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि आप डेंजरस डिजाइन नहीं बनाओगे। मतलब आप इस तरह की डिजाइन नहीं कोई भी तैयार करोगे किसी भी चीज को बनाने के लिए, लाइक वीक सपोर्ट सिस्टम, कोई सपोर्ट सिस्टम भी सही से नहीं है, समझ गए। या फिर मान लीजिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल यूज कर रहे हो, या मान लीजिए आप जब रोड बनानी है घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हो, बेकार। ये सब काम नहीं करने। आप इस तरह के डेंजरस डिजाइन नहीं कर सकते। ब्रिज बना रहे हो यार, मुझे एक बात बताओ, ब्रिज है अगर उसमें घटिया क्वालिटी का काम करोगे तो ब्रिज टूटने के कितने चांस बन जाएंगे। भगवान न करेगा तो ब्रिज टूटता है तो कितने लोगों का नुकसान पहुंचता है, प्रॉपर्टी वाइज भी एंड जान भी जाती है। तो इसलिए कोई डेंजरस डिजाइन नहीं करने का, पहले ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स ना होए। ठीक। थर्ड पॉइंट बात करता है फ्यूचर मेंटेनेंस की भी सेफ्टी का ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप घर बनाते हो, घर बनाना है, मान लो फैक्ट्री बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, या कोई भी चीज, सेफ लैडर पॉइंट्स पहले से ध्यान में रखो। ठीक है, सेफ्टी रेलिंग यूज करो, इस तरह से तरीका बनाओ कि कल को अगर कुछ रिपेयर भी करना पड़ता है तो वो आसानी से हो सके। घर को अगर बिल्डिंग को मान लो पेंट भी करना है तो वो सही तरीके से हो सके। ये ना हो कि आपने वो जो बालकनी है वो इतनी हल्की सी बनाई है कि वर्कर जब उसके ऊपर चढ़ा कल को पेंट करने के लिए तो बेचारा धड़म करके नीचे गिर गया। ऐसी हरकतें नहीं करनी है। तो इन शॉर्ट फ्रेंड्स सेक्शन 9 यही बोलता है कि अगर कोई भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने का डिजाइन करते हो तो इन बातों को ध्यान में रख करके ही डिजाइन करना है। वर्कर सेफली काम कर पाए, मशीन सही से इंस्टॉल हो पाए, सारा काम इजिली हो पाए। ठीक है, एंड कुछ भी डेंजरस अपने मटेरियल्स उसमें यूज नहीं करने हैं। साथ ही साथ अगर फ्यूचर में भी उन चीजों को लेकर के कुछ भी काम करना पड़ता है तब भी उसके अकॉर्डिंगली भी सेफ्टी का ध्यान रखें। सिंपल है सेक्शन, आई होप क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 10। फ्रेंड्स ये सेक्शन अब पता क्या कहते हैं। मान लीजिए एक XYZ इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कहते एक सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है। मान लीजिए केस नंबर 1 ऐसा हुआ है कि वर्कर्स की यहाँ पर डेथ हुई है। केस नंबर 2 ऐसा भी हुआ हो सकता है कि वर्कर्स को सीरियस इंजरी हुई है। या केस नंबर 3 कहते ऐसा भी हुआ हो सकता है कि कोई इस तरह का हादसा है जिसको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस हादसा मान करके चलती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में कहते यहाँ पर ये जिम्मेवारी बनती है कि गवर्नमेंट को तुरंत उसके बारे में बताया जाए। ठीक है, मतलब कि आप समझ गए ना, अगर आपके इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट्स में कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से या तो एम्प्लॉयज की डेथ हुई है या फिर क्या कहते हैं उनको बहुत ज्यादा सीरियस इंजरीज हो गई है, आपको गवर्नमेंट को बताना जरूरी है। बताएगा कौन, लेकिन अगर माइन में हादसा हुआ है तो फ्रेंड्स माइन का जो भी ऑनर, मैनेजर, एजेंट्स होते हैं, प्लांटेशन में हुआ है तो जो भी उसका एम्प्लॉयर है, फैक्ट्री में हुआ है तो जो भी उसका एम्प्लॉयर या मैनेजर है, ये लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि अगर ऐसा कुछ भी हादसा हुआ है तो तुरंत उसके बारे में गवर्नमेंट को बताया जाए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, अगर डेथ हुई है ना मान लो वर्कर्स की, वो देखती है यार ऐसा कैसा हादसा हो गया, कितने वर्कर्स की जान चली गई है। यहाँ जो गवर्नमेंट है कहते इंक्वायरी कर सकती है कि क्या हादसा हुआ था, कैसे हुआ था, सेफ्टी रूल्स प्रॉपर्ली यूज किए गए थे कि नहीं किए गए थे, किसकी गलती थी, ये हादसा कैसे हो गया, सब कुछ चीजों की वो इंक्वायरी कर सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट।
एंड ये जो नोटिस देना होता है ना गवर्नमेंट को एक्सीडेंट के बारे में, ये जो गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है ना उसी के दौरान प्रॉपर मैनर में ही देना होता है नोटिस। तो आई होप ये सेक्शन भी क्लियर। बाय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।